नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हरिद्वार से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। किशोर उपाध्याय 8 सितंबर को हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में अपने संगठन वनाधिकार कांग्रेस के बैनर तले राज्य सरकार के खिलाफ धरना देंगे। इस दौरान उत्तराखंड सरकार से राज्य के लोगों के लिए बिजली और पानी के बिल को माफ करने और भविष्य में निःशुल्क बिजली पानी देने की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेता ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। देखिए, उत्तराखंड की डबल सरकार को लगभग 3.5 साल हो गए हैं। ऐसे में इस सरकार ने कोई भी जनहित के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है जिससे लोगों आम जनता को कोई राहत मिला हो। कोरोना काल चल रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो गरीब मजदूर हो, व्यवसायी हो, सभी लोग बहुत परेशान चले जा रहे। सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया जिनको राहत मिले। ऐसे में उत्तराखंड वनाधिकार कांग्रेस के प्रणेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, जो आगामी 8 सितंबर को नगर निगम प्रांगण में एक बिजली पानी के मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता को राहत मिले, उसके लिए एक आंदोलन करने जा रहे हैं। अन्य राज्य की सरकारें उस पानी और बिजली को निःशुल्क देते हैं और हम ये मांग लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है और सरकार को इसमें एक कदम आगे बढ़ाकर ये करना चाहिए। ये शुरुआत है, अगर ये नहीं सरकार मानेगी तो इसका अगला चरण जो है वो असहयोग आंदोलन होगा। लोग बिजली और पानी के बिल का भुगतान करना स्वयं बंद कर देंगे। तो सरकार को चेताने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के हरिद्वार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष अमरदीप ने स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी पूरे देश भर में एक रोजगार दो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी शुरुआत को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर एक पीसीसी करेंगे। उस पीसीसी के माध्यम से आज इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के माध्यम से हम अपनी प्रदेश की और देश की केंद्र सरकार से सवाल करेंगे कि आखिर इन युवाओं का रोजगार कहाँ है। जो युवाओं की देश भर में लगभग पूरी एक पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है, उसी बर्बादी को रोकने के लिए और सरकार को चेताने के लिए जल्द से जल्द युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाए। उस व्यवस्था के लिए आज सरकार से मांग करने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पधार रहे हैं और हम सभी जिला युवा हरिद्वार कांग्रेस के सभी साथी आज उनका स्वागत एक भारदाबाद स्थित काली माता मंदिर के स्थान पर स्वागत करने का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और इसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पीसीसी कार्यालय तक जाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस मजबूती से है, हमेशा रहा है। जो हमने आज रोजगार दो कैंपेन लॉन्च हो रहा है पूरा देश भर, सबसे ज़्यादा आज इस समय में युवा आत्महत्या कर रहा है। बट ये सरकार ढंगे बेरे निकम्मे सरकार इस देश का युवा के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। सबसे युवा देश है, उसमें 65% सबसे ज़्यादा युवा है। और नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे आने के पहले बड़े बड़े लेवल पे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ नौकरी देने का था, अभी तक नहीं दे पाया। जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम किया। अभी इस कोविड के समय में कम से कम 15 करोड़ नौकरी जॉब जो लॉस हो चुका है, उसके पास इनके पास कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी 1.5 मिनट वीडियो बनाने के लिए मोर को दान खिलाने के लिए कम से कम 6 बार कपड़ा चेंज किया, 12 घंटा उस मोर को भी दंग करके उसके साथ ड्रामा करने का काम किया। 2 मिनट इस देश का युवा जो सड़क पे घूम रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में बात करने को इनके पास समय नहीं है। हरिद्वार में सड़कों की बदहाल स्थिति से लोगों की परेशानियां और बढ़ रही हैं, जिससे शासन प्रशासन के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा का कहना है हरिद्वार में कुंभ कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते गड्ढे खोदे गए, लेकिन उन गड्ढों को भरा नहीं गया, जिसके चलते लोगों के सामने
परेशानी बढ़ रही है। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर जो ये भूमिगत लाइनों का कार्य हो, चाहे दूसरे गैस पाइपलाइन का कार्य हो या जियो फाइबर ने गड्ढे खोदने का काम कर रखा हो, व्यापारी वर्ग एक तो वैसे ही बहुत त्रस्त है क्योंकि कार्य बिल्कुल भी शहर के अंदर नहीं है। और उसके बाद बरसातें लगातार, उत्तराखंड क्योंकि बारिश प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। उसके बाद लगातार बारिशों की वजह से और ठेकेदार जो है वो काम ऐसे करते हैं कि उनको अपना काम करने से मतलब है। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर वो आगे चले जाते हैं। उस गड्ढे को ना तो भरते हैं, बरसातों में वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं और पानी भरने के कारण उनकी सतह का पता नहीं चलता, उनके अंदर जानवर गिरते रहते हैं। परसों शिव मूर्ति भी एक महाराज जी स्कूटी समेत नीचे गिर गए, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। रुड़की के पिरानकलियर दरगाह की मेला भूमि में तहसील प्रशासन के जरिए बार बार हदबंदी की जा रही है, जिसे लेकर नगर वासियों में काफी आक्रोश है। नगर पंचायत प्रतिनिधि उन्होंने भी, उनके नेतृत्व में दर्जनों अकीदतमंदों ने दरगाह कार्यालय के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन किया। अकीदतमंदों का कहना है कि मेला भूमि में वर्तमान में 4 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें हदबंदी की रोक को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ है। फिर भी तहसील प्रशासन मेला भूमि की हदबंदी करना चाहता है। जो भूमि माफिया है, जो भूमि माफिया को यहाँ बेचना चाह रहे हैं सरकार साबिर पाक की जमीन, और सरकार साबिर पाक से जो आस्था रखने वाला इन बुजुर्गों से, वो कोई भी आदमी मरते दम तक ये नहीं चाहेगा कि सरकार साबिर पाक की जमीन बिके। लोगों को बुलाने का मकसद था, आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कम से कम 100 आदमी हैं। हमने किसी वैसे आदमी को नहीं बुलाया था, सिर्फ जिम्मेदारों को बुलाया था। हमारे आज की डेट में 4 मुकदमे पेंडिंग हैं, 2 माननीय हाईकोर्ट में, एक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नाम से, एक सत्तार के नाम से, एक वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है सत्तार के नाम से, एक मुकदमा वक्फ यहाँ का नाम एसओसी के यहाँ पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के नाम से। 4 मुकदमे पेंडिंग है, जिसमें तो अभी जो रिसेंट उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मुकदमा डाला था उसमें नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को अभी क्रिएट कर रखा कोर्ट ने। सूबे के 4 धामों में एक प्रमुख धाम भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बदहाल है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक डॉक्टर के और एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशान होना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस बेरुखी से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है, वहाँ पे जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अभी एक MBBS डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट वहाँ पे कार्यरत हैं। और अभी यात्रा बहुत जोर से वहाँ पे अभी उस पीक पे नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा रूप में वहाँ पे होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। धारचूला में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों की सैनिटाइजेशन व्यवस्था को देखा गया और खुद नगरपालिका अध्यक्ष ने हर दुकान को सैनिटाइज किया, उसके हालात को देखा। नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी का कहना है कि धारचूला में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है ताकि इसकी चेन को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। कोविड-19 को देखते हुए, महामारी को देखते हुए पूरे नगर क्षेत्र को सैनिटाइज वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, हर दिन कर रहे हैं। इसमें समस्त हमारे नगर पालिका के स्टाफ और सभासदगण, समस्त सभासदगण, व्यापार संख्या अध्यक्ष हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरे नगर को सैनिटाइज वैक्सीन किया जा रहा है। और मैं क्षेत्र वासियों से अपील करना चाहती हूँ, अनुरोध है कि मेरा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी को। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र धारचूला में चीन ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो चीन लगातार मानव रहित विमान से बॉर्डर की निगरानी कर रहा है। इस बीच सेना और ITBP के जवान अलर्ट हैं। वहीं अनहोनी की आशंका में सीमावर्ती ग्रामीण भी देर रात तक जागते रहे, जबकि भारतीय सेना का लगातार सीमा की तरफ रवाना होना भी जारी है। तो चीन और
भारत के बीच में सीमा पे एलएसी पे पिछले कई दिनों से तनातनी बरकरार है, लिहाजा भारत भी लगातार अपनी सैन्य शक्ति को सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा रहा है और चीन की भी हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। लालकुआ में कोतवाली के पास घर के बाहर टहल रही दो बहनों में से एक का कार सवार अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। दूसरी युवती के चिल्लाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने कोतवाली को घेर लिया और चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। रात 10 सवा 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को कुछ अज्ञात कार सवारों ने अगवा कर लिया है। इस पे तत्काल पुलिस अलर्ट हुई और सभी जगहों पे चेकिंग शुरू करवाई गई है। धीरे धीरे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन लड़का है जो लेके गया है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके केस का वर्कआउट कर दिया जाएगा। कौन सी गाड़ी है सर, किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसमें स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी है जिससे ये घटना को अंजाम दिया गया है और हम लोग उसके नंबरों को ट्रेस कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग घटना का खुलासा करने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोकेशन सर मिल पाई है कि लड़की सकुशल बरामद हो जाएगी? देखिए, इसमें कई सारे एंगल अब निकल के सामने आ रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमने जब पूछताछ की और तथ्य इकट्ठा किए तो जानकारियां प्राप्त हुई है। उन्हीं जानकारियों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डोईवाला के हिमालयन अस्पताल में कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले रोगियों की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ये व्यवस्था बनाई गई। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि 1994 से हिमालयन अस्पताल रोगियों की स्वास्थ्य सेवा के लिए कार्यरत है। जब कभी राज्य में कोई आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा। इस संकट काल में भी हिमालयन अस्पताल सामाजिक जिम्मेदारी के दायित्व को बखूबी निभा रहा है। एक अलग से बिल्डिंग, जो सेपरेट बिल्डिंग है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में ओटी तैयार कर रखी है। उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है। उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे, जो उनको आईसीयू की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के एक दूसरी बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कोरोना महामारी को उसकी जांच के लिए जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट हैं, उसकी सुविधा भी अस्पताल में मौजूद है, उपलब्ध है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। वहीं रुड़की के मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र में अब तक स्टाफ समेत 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं चिकित्सकों को आइसोलेट कर अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया। आज जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक दंत सहायक है और हमारा एक रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें एलटी है, मैं हूँ, एक डॉट्स का कर्मचारी है, एक हमारा वार्ड बॉय है। और बाकी 2 लोगों ने जांच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और पीके गोस्वामी दृष्टिविज्ञ हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो, तो इनका भी पॉजिटिव आया है। हमें डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने फ़ोन किया था, ये 2 पॉजिटिव हैं, इन्हें होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया गया है। और इनको जो 6 हैं, इनमें से हमने इनको पैसिफिक में क्वारंटाइन कर दिया है। अब रविंदर थोड़ा सा अभी अपने रिस्क पे हैं, क्योंकि उनके घर में उनकी भाभी एक्सपायर कर गई हैं, तो वो भी बाद में कल तक क्वारंटाइन हो ही जाएंगे। हॉस्पिटल सैनिटाइजर बन के जाए और है हॉस्पिटल को फिर मैंने नगर पालिका से अनुरोध करके उनसे सैनिटाइज कराया। कल परसों भी सैनिटाइज होगा और कम से कम 3 दिन तो OPD की कार्रवाई तो नहीं होगी। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पे प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया गया। बीजेपी विधायकों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पर है जो प्रदेश की नकारा सरकार पिछले 3.5 सालों से सोई हुई है और आम आदमी पार्टी का इफेक्ट देखकर आज सरकार के पूरे विधायक बागी तेवर अपना रहे हैं और उनके जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब 2022 में मोदी लहर नहीं चलेगी, काम करना होगा। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इतने लंबे टाइम तक जो सरकार प्रचंड बहुमत से जनता ने सत्ता सीन की थी, आज सोई हुई है और उत्तराखंड बेहाल है। एक तरफ कोविड का संकट है, दूसरी तरफ पहाड़ों में आपदा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने किले के अंदर कैद हैं और आज 3.5 साल बाद भी 1/4 मंत्रिमंडल सरकार का खाली है। 1.25 साल वित्त मंत्री जी को गुजरे हो गए, एक वित्त मंत्री पैदा नहीं कर पाए हैं, एक वित्त मंत्री की खोज नहीं कर पाए हैं और आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सरकार के आज विधायक बागी तेवर अपनाए हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि हम 2022 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चुनावी रण में नहीं जा सकते हैं। तो हमारा भी मानना है कि जो 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेकर उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं और मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय होने के साथ साथ राजनीतिक गणित का गठजोड़ भी कर रहे हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है। इसके मद्देनजर इस बार पंचायत चुनाव के दिग्गज माने जाने वाले 2 नेताओं को बीएसपी चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि पंचायत चुनाव की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई, फिर भी नेता और पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। देखो, हमारी पूरी इच्छा और पूरा प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम जनमानस की है और शहजाद जी भी साथ आए हैं और बहुत लोग भी साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो जिला पंचायतों का बड़ा क्षेत्र पंचायतों का चुनाव होगा, इसी से बसपा की बहुत मजबूती का एहसास जनपद में प्रदेश में होगा। और हरिद्वार जनपद के चुनाव हैं, चूँकि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं है और हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी का वैसे भी बहुत भारी भरकम मौजूद रहा। हम सब लोग मजबूत जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जिनका आधार है, जनाधार है, जुड़ रहे हैं बसपा से। तो मैं समझता हूँ जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, गांव पंचायतों में बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी नींव स्थापित होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया, जिसके तहत बेरोजगारी, किसान, देवस्थानम बोर्ड समेत तमाम विषयों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में हर ब्लॉक में 12 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद देहरादून में 23 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। कांग्रेस ने तमाम ब्लॉक अध्यक्षों को ये निर्देशित किया है कि हर ब्लॉक में जो है बेरोजगारी को लेकर के कम से कम 40 और 50 लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देने का काम। तो ये हमने 12 सितंबर को रखा है और 23 सितंबर को विधानसभा का सत्र प्रारंभ है। विधानसभा के बाहर बहुत सारे विषय हैं, जिसमें बेरोजगारी का विषय भी है, किसानों का विषय भी है, कोरोना की महामारी में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई, ये विषय भी है। साथ ही साथ में केदारनाथ के अंदर जो है तीर्थ पुरोहित अर्ध नग्न बदन के साथ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विषय भी है। अर्थव्यवस्था भी है, प्रदेश का विकास पे, इन विषयों को लेकर जो है हम धरना देंगे। देवप्रयाग में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर तेंदुए को आखिरकार ढेर कर दिया गया। कई लोगों को मौत के घाट उतारने वाला आदमखोर गुलदार शिकारी जॉय हकील की गोली का शिकार बन गया। ये गुलदार शिकारी जॉय हकील का 38वां शिकार था। कुछ दिन पहले लंढौरा चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले की पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, जिसे लेके आज फिर चेयरमैन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों से गुहार लगाई है।
उनके मामले में ईमानदारी व स्पष्ट जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक फ्रॉड है, एक चोर है यशपाल तोमर उर्फ पप्पू। ये थाना रमाला का रहने वाला है, वहाँ का स्टेटर है, बदमाश है। और इस पे हरिद्वार के अंदर, यूपी के अंदर, मसूरी थाना के अंदर, हरिद्वार कोतवाली के अंदर इस पे मुकदमे कायम है इस चोर के पास। और ये फ्रॉड इतना बड़ा चोर है, इसका पूरा खानदानी चोर है। इन्होंने मेरा फ्लैट देहरादून ले रखा था और इसके भाई ने और इसने इतने बड़े चोर हैं, ये बर्तन तक और फ्लैट पे फर्नीचर उठा के ले गए ये। और मेरे इस पे पैसे चाहिए। 2010 में मेरे एक दोस्त ने इससे मुलाकात कराई थी। उसके बाद जब मुझे इसका पता लगा ये इतना बड़ा फ्रॉड चोर, इसके पास लड़की गैंग बना रखा है इस ने, और ये लड़कियों के अधिकारियों को उन्हें यूज़ करता है लड़कियों को, और ये फ्रॉड करता है। 376 के मुकदमे लगाने के बाद उनसे उनकी प्रॉपर्टी कब्जाने का काम है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में 23,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जिलों से सामने आए। जिलाधिकारी देहरादून ने इस संबंध में बताया कि देहरादून में अब तक 4,900 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। करीब 153 लोगों की मौत हुई। जिले में अब तक 74,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और देहरादून जिले में 1,600 से ज्यादा रोजाना टेस्टिंग की जा रही है। उनमें काफ़ी जनपद देहरादून के अंदर लगभग 4,900 केसेस जो है इस समय रिपोर्टेड हैं और इसमें से हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो लगभग 1,600 के आसपास हैं और लगभग इसमें से जो डेथ्स हैं हमारे यहाँ वो 153 लोगों की डेथ हुई है। इसमें जो देहरादून से रिलेटेड केसेस हैं उनमें काफ़ी जो नंबर है डेथ का वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग, क्या आपको पता है कि टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर की वजह से देहरादून आते हैं, तो बहुत सारे लोग कोमॉर्बिडिटी की वजह से हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे पड़ोसी जनपद हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसकी वजह से ये इशू है। लगभग 74,000 सैंपल्स जो है अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्टिंग कंटिन्यूस चल रही है हमारे यहाँ। लगभग पर डे 1,600 के आसपास टेस्ट इस समय जो है देहरादून के अंदर किए जा रहे हैं। गोपेश्वर पिछले कई वर्षों से दशोली के आधे दर्जन गांव विद्युत आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दशोली ब्लॉक में कई गांव विद्युत आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।